नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जो कराने वाले हैं वो है 5512 के लिए हम एक आपका क्वेश्चन पेपर जो है जो 2022 की वैकेंसी के लिए जो आपका 1262 पोस्ट पर था, उसके लिए जो पेपर हुआ था वो हुआ था 27 अगस्त 2023 को पेपर हुआ था। उसी का हम सॉल्यूशन आपको करा रहे हैं और आपको उसी से सीख लेना चाहिए कि किस प्रकार का पेपर आपका आने वाला है। ठीक है, तो पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे। कब हुआ था? 27 अगस्त को पेपर हुआ था 2023 को, पेपर सॉल्यूशन पूरी तरीके से। और देखिए ऐसा आया था पेपर, हम पूरा बात करने वाले हैं। और सेफ स्कोर क्या रहेगा अगर इसी प्रकार का पेपर बनता है तो 5512 में सेफ स्कोर क्या रहेगा। बात कर रहे हैं कनिष्ठ सहायक की, तो हम बिल्कुल शुरू से पेपर कराएंगे आपको, पूरी अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे। और देखिए ये पेपर जो है आपका, हम इसे जूम कर लेते हैं, ये समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो हिंदी का है और हिंदी में हमसे सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है। तो मूर्धन्य तुम्हें पता है ट वर्ग होता है, ट वर्ग जो होता है वो मूर्धन्य होता है। और ट वर्ग में जो है ट डैड है, ये आ रहा है आपका मूर्धन्य। जबकि च छ जय जय होता है, च छ जय जय ये कैसा होता है? तालव्य होता है। कैसा होता है? तालव्य होता है। कै ख गै घ जो होता है कंठीय होता है, ये क्या होता है? कंठीय होता है। पै फै बै वह जो होता है ओष्ठीय होता है। क्या होता है? ये ओष्ठीय होता है। तो इस चीज़ से आपको पता चल गया होगा कि इसका विकल्प जो है आंसर वो कौन सा है? ए विकल्प जो है इसका सही है। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन है, नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया जाता है। यानी कि संज्ञा से जब क्रिया बनाई जाती है, संज्ञा से जो क्रिया बनाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, संज्ञा से जो क्रिया बनाई जाती है, तो इसमें था उसने मेरी संपत्ति हथिया ली। तो हाथ में, हाथ मतलब हथियानी, हाथ से क्या होता है? हथियाना। हाथ से क्या होता है? हथियाना, हथियाना। ठीक है, हाथ से क्या होता है? हथियाना होता है। और हाथ क्या है? एक संज्ञा है। और जब संज्ञा से क्रिया बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। नाम मतलब होता है संज्ञा, तो इसका आंसर हो गया ए विकल्प। ठीक है, ए विकल्प यहाँ से हो चुका है। तीसरा प्रश्न मोस्ट है, तीसरा प्रश्न है, बिना जल्दी चली आ में विधेयक विस्तार क्या है। तो चली, बिना, आ, जल्दी, यहाँ चार विकल्प में आपको बताना है। यहाँ क्या होता है? पहले एक तो उद्देश्य होता है और एक विधेय। उद्देश्य और विधेय क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए जल्दी, यहाँ पर क्या है? जल्दी। जब क्रिया के बारे में जब भी कोई बात की जाती है, क्रिया के बारे में जब भी कोई बात की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं आपके। तो यहाँ पर क्या आ गया है? विधेय। एक उद्देश्य होता है, एक विधेय। संज्ञा जो होती है, संज्ञा जो होती है यानी कि कर्ता जो होता है, कर्ता क्या होता है? उद्देश्य होता है। कर्ता क्या होता है? उद्देश्य होता है। जबकि कर्ता के अतिरिक्त सब जो होता है वो क्या होता है? वो विधेय होता है। तो बीना जो है यहाँ पर उद्देश्य है, बीना क्या है? यहाँ पर उद्देश्य है। और जल्दी चलिया जो है वो क्या है आपका? ये इसमें तो यहाँ से शुरू होगा तो वो क्या होगा? विधेय। इन्होंने बोला विस्तारण। विधेय अगर पूछा जाता तो विधेय होता जल्दी चलिया, पूरा विधेय होता। मैं उन्होंने कहा विधेय विस्तारण क्या है, तो विधेय को जो विस्तारित कर रहा है वो क्या विस्तारित कर रहा है, तो वो आपका हो जाएगा जल्दी। ठीक है, चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं, फिर दूसरी साइड लेंगे। पहले चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अलग अलग कुछ नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रानंदन पंत की कृति नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया निम्न से कौन सी सुमित्रानंदन पंत की कृति नहीं है। ठीक है भैया, तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं वीणा। तो वीणा तो है सुमित्रानंदन पंत की। स्वर्ण धूलि ये भी है सुमित्रानंदन पंत की। पल्लव भी है। अच्छा, कुरुक्षेत्र नहीं है। कुरुक्षेत्र किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी है? ये कुरुक्षेत्र है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। 1946 में जो है इसकी रचना की गई थी। कब की गई थी? 1946 में रचना की गई थी। ठीक है, आगे है संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होगी। संयुक्त वाक्य क्या होता है? इसमें दो उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। वाक्य मुख्य क्रिया एक ही होती है। एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है, जो दो उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए किसी योजक और अथवा किंतु आदि से जुड़े होते हैं। ये कोई बात यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन में की गई है, तो पांचवें का हो जाएगा डी। क्योंकि मैं कल भी आपको बता रहा था एक प्रैक्टिस सेट में कि जब भी समानाधिकरण उपवाक्य, समानाधिकरण जो होता है ना, उनसे जुड़े हुए हों, जैसे और, अथवा, किंतु, परंतु, इन चीज़ों से जुड़े होते हैं, तो वही क्या होते हैं हमारे? वही होते हैं हमारे मिश्र वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य जो होता है वो क्या होता है? उसमें का की के होते हैं।
तो जो होता है, की होता है लगा हुआ, और एक आश्रित वाक्य होता है और एक जो होता है वो आपका होता है गुण वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य बेटा होता है एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है? छठा और सातवां क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं क्या है। छठा क्वेश्चन है, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे क्या कहते हैं? अकर्मक, सकर्मक, व्युत्क्रम, उत्पन्न, संबंध। तो देखिए सकर्मक जो होता है वो क्या होता है? कर्म पर, कर्म पर क्रिया का फल, कर्म पर क्रिया का फल जब पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक। अकर्मक जब होता है, क्या होता है अकर्मक में? अकर्मक होता है जब क्रिया का फल किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े, कर्ता पर पड़े तो क्या होता है आपका? अकर्मक होता है। कैसा होता है? अकर्मक होता है। इस बात को याद रखना है। तो अकर्मक क्या होता है? जैसे मोहन रो रहा है तो रोने का फल किस पर पड़ेगा? मोहन खुद पर पड़ेगा। ठीक है। श्याम ने रोटी खाई तो फल किस पर पड़ेगा? रोटी पर। रोटी खत्म हो जाएगी कर्म पर, तो वो क्या हो जाएगा? सकर्मक। तो सकर्मक वो होता है जो कर्म क्रिया का जो फल है वो किस पर पड़ना चाहिए? कर्म पर। ठीक है। और अकर्मक वो होता है जिस पर कर्ता पे ही उसका फल पड़े। ठीक है, क्रिया का। ठीक है भैया। आ गया है सातवां क्वेश्चन, के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो देखिए संप्रदान का ही होता है। संप्रदान के लिए मैं बताता हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, ठीक है, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन किया। तो पूरी मैं टाइमलाइन बताता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा अपादान में क्या आ जाएगा बेटा? से आ जाएगा। अपादान से, और कैसा भाव पैदा करेगा? अलगाव का भाव पैदा करेगा। अलगाव यानी कि अलग होने का भाव पैदा करेगा। वहीं पर हम बात करें कर्म कारक की बात करें तो कर्म में क्या होता है? विभक्ति को होती है, क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। संबंध में क्या होता है बेटा? का, की, के, रा, री, रे, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है। 7 प्रश्न हो चुके हैं। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। 8वां प्रश्न इधर ले जाते हैं साइड से, थोड़ा इधर समझाते रहेंगे। ये देखिए 8वां प्रश्न जो है वो क्या है? थोड़ा सा जूम करूंगा मैं इसको 8वें को। 8वां प्रश्न समझो क्या है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है और उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं? तो समझिए यहाँ पर सबसे पहले जो दे रखा है सलेस अलंकार दे रखा है। सलेस अलंकार दे रखा है। ठीक है भैया, सलेस अलंकार दे रखा। तो सलेस अलंकार इसका ऐसा होता है जिसमें एक शब्द आए और अर्थ जो है अनेक आए। ठीक है, अर्थ अनेक आए सलेस अलंकार में। ठीक है, एक ही बार किया जाए उसका अर्थ जो है अलग आए। जैसे आपका रहीमन पानी राखी है बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो पानी को किसके लिए? मोती मानस चून, यानी कि पानी मोती के, अगर पानी ना हो तो मोती की चमक खो जाएगी। चून आटे की मतलब क्या कहते हैं उसको? आटा भीगना बंद हो जाएगा, आटे की प्रधानता खत्म हो जाएगी। ठीक है। क्या कहते हैं? मोती मानस चून। और मानस का मतलब समझता मनुष्य के लिए जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है। यमक अलंकार में क्या होता है? यमक अलंकार में जितनी बार शब्द आता है, शब्द जितनी बार आता है, जितनी बार आता है अर्थ इतनी बार लेकर आता है। अर्थ इतनी ही बार लेकर आता है। अर्थ इतनी ही बार आता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। रूपक अलंकार में क्या होता है? रूपक अलंकार में विशेषण और विशेष्य के स्थान पर उपमेय और उपमान पर आभेद स्थापित होता। मतलब ऐसा ना समझ में आए तो एक बात मैं बता दूं, दो संज्ञाओं के बीच में योजक चिन्ह आता है। दो संज्ञाओं के बीच में क्या आता है? योजक चिन्ह आता है। वहीं पर अगर उपमा अलंकार की बात करें तो यहाँ पर साधारण धर्म दिया होता है। और आपका क्या होता है? विशेषण विशेष्य होता है। विशेषण विशेष्य और तुलना की जाती है। जैसे चांद सा मुख, तो ये आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर चलिए इसके आगे बात करते हैं। प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। ये है, निम्नलिखित में कौन सा पत्र औपचारिक नहीं है? औपचारिक नहीं है। 2 प्रकार के पत्र होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र, एक कैसा होता है?
औपचारिक पत्र होता है और एक होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक, ये 2 पत्र होते हैं, एक तो औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक। ये 2 प्रकार के पत्र होते हैं। तो समझ लो, औपचारिक पत्र वो होते हैं जहाँ पर हमारा खून का रिश्ता नहीं होता, जो हमारे सगे संबंधी नहीं होते। अनौपचारिक वो होते हैं जहाँ हम सगे संबंधी, जैसे अगर मामा के घर तुम जाओगे तो वह ऐसा नहीं जाओगे कि शर्ट वर्ट अच्छी दाब कर रखोगे अच्छे से। मामा के घर जाकर ना कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, क्योंकि उनसे खून का रिश्ता है। आप अगर स्कूल में आओगे तो स्कूल में बड़ी सभ्यता तरीके से रहोगे, जबकि घर पहुँचोगे तो चप्पल पैर से कहीं अलग फेंक कर मारोगे, बैग बस्ता अपना कहीं अलग फेंक कर मारोगे, शर्ट उतार कर जो है टाँगोगे भी नहीं, बिस्तर पर फेंक दोगे। तो वहाँ क्या है, अनौपचारिकता दिखाई जा रही है, क्योंकि वो खुद का तुम्हारा है। समझ गया नहीं? तो ये ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर पुत्र के पिता द्वारा लिखा गया बधाई पत्र। तो बधाई पत्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बधाई पत्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके अनौपचारिक होते हैं। तो इसका मतलब औपचारिक पत्र नहीं तो अनौपचारिक है, और आंसर आपका हो गया बी विकल्प। ठीक है बेटा। 11वां क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन क्या है, इस बात को समझेंगे। नीचे दिए गए उदाहरणों में 7 संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है? दिकंबर प्लस व्यंजन संधि, तो दिक प्लस के अंबर हो जाएगा, दिक प्लस के अंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। कैसी है? व्यंजन संधि है, बिल्कुल ठीक है, व्यंजन संधि है। ठीक है। फिर आपका सदैव, सदा प्लस के एव, सदा प्लस के एव क्या हो जाएगा? सदैव। क्या हो जाएगा? सदैव। ठीक है, ये आपका हो जाएगा वृद्धि संधि, सही बात है। वनोत्सव, देखिए वन प्लस के उत्सव, वन प्लस के उत्सव, बेटा ये होता है ए और यहाँ होता है उ, और ए उ बन के हो जाता है ओ, और ये होती है गुण संधि। कौन सी होती है? गुण संधि। और इन्होंने क्या दे रखी है? दीर्घ संधि। तो यही जो है हमारा गया है गलत है। तो इसका आंसर मिल गया डी। इसका आंसर क्या मिल गया बेटा? इसका आंसर डी मिल गया। 11वां क्वेश्चन, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक द्वार से भी निकलती है, उस नासिकता को प्रकट करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? रेफ, चंद्रबिंदु, अनुस्वर बिंदु, नुक्ता। जल्दी बताना है इसका क्या हो जाएगा। तुम्हें सबको पता है क्या होता है इसका। तो इसका होता है बेटा चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु का प्रयोग क्या आता है? चंद्रबिंदु का क्या प्रयोग किया जाता है? चंद्रबिंदु का। ठीक है। किसका? अनुनासिकता। उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग क्या आता है? चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। 12 और 13 क्वेश्चन देख लेंगे। 12वां और 13वां क्वेश्चन क्या है? किस युग में अशुद्धि है? सत सही, सही है, द्विगु समास होता है। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, दाल रोटी द्वंद्व होता है, आजन्म अव्यय होता है। तो कौन सा हो गया? प्रतिवर्ष गलत हो गया। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष जो होता है बेटा वो क्या होता है? वो अव्यय होता है। क्या होता है? अव्ययी, अव्ययी भाव होता है। ठीक है। तो ये तो इन्होंने गलत दे रखा है, इन्होंने दे रखा कर्मधारय, तो अशुद्धि बताना था। तो बी पार्ट आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। 13वां क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या है? 13वां, यदि नेहा परिश्रम करती तो, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। तो देखिए उन्होंने परिश्रम करा नहीं है। जब कोई कार्य होने वाला होता है परंतु पूरा नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। हेतु हेतु मद भूत कहते हैं, अलग मत जाओ। हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं, मतलब जब कोई काम होने वाला होता है परंतु किसी कारणवश जो है हुआ नहीं है तो उसी को क्या कहते हैं? हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। तो ये आपके 13 हो चुके हैं। ठीक है, 13 हो चुके हैं आपके। ठीक है भैया। तो आप 14 देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या है? इधर ले आते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या है? रेखांकित शब्द को बताइए, रेखांकित पद का प्रकार बताइए। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। उस जैसा जिंदा दिल विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, ठीक है, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध, पदबंध क्या होते हैं? जब बहुत सारे पदों के मिलने से, जब बहुत सारे पदों के मिलने से जो है कोई पद बनता है तो हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। बहुत सारे पदों बताता है तो यहाँ पर क्या है? उस जैसा जिंदा दिल। तो उस जैसा जिंदा दिल, जिंदा दिल क्या है? इंसान। संज्ञा से पहले क्या है? विशेषण। जिंदा दिल विशेषण है तो सीधी बात है कौन सा हो जाएगा? विशेषण पदबंध हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है। संज्ञा से संज्ञा तक अगर होता तो संज्ञा पदबंध हो जाता था, सर्वनाम से सर्वनाम तक होता तब। अब यहाँ पर देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प उचित है? पदबंध शब्दों का समूह है जो वाक्य से स्वतंत्र होता है। पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करते हैं। पदबंध पदों का समूह है जो अनेक पदों का कार्य करते हैं। बिल्कुल गलत है, ये वाला सही है बिल्कुल। कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
क्या है, पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह होता है जो मिलकर एक ही पद की इकाई के रूप में कार्य करता है। समझ गए नहीं, उसे कहते हैं पदबंध। तो इतनी बात आपको यहाँ से जो है बना कर रखनी पड़ेगी, बिल्कुल तैयार। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल याद रखना है, बी विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन जो है यहाँ बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। 16वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। 16वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझो क्या है। नीचे दी गई तालिका में अशुद्ध मेल बताना है। तो देखिए, अघोष, अल्पप्राण और कंठ। क्या, अब अघोष में लिख दूँ पहले। तो अघोष क्या होते हैं, अघोष जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं पहला और दूसरा वर्ण। और सघोष जो होते हैं वो बेटा क्या होते हैं, सघोष होते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा। वहीं पर अल्पप्राण जो होते हैं, अल्पप्राण जो होते हैं वो कौन सा होता है, 1, 3, 5। महाप्राण जो होते हैं, महाप्राण जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, 2, 4। ठीक है, ये समझो। तो कै जो है वो पहला है, तो कै जो है पहला वर्ण है, तो यह कै जो आ गया वो यहाँ पे आ गया। अघोष होगा, बिल्कुल सही बात है। अल्पप्राण भी होगा, बिल्कुल सही बात है। और कंठ भी होगा, बिल्कुल सही बात है। चै 6 दूसरा वर्ण है, तो दूसरा अघोष होगा, दूसरा महाप्राण होगा, और चै जो होता तालव्य, बिल्कुल सही है। टै ठै, टै ठै ढै, टै ठै ढै, ये तीसरा वर्ण है। तीसरा वर्ण सघोष होगा, बिल्कुल सही बात है। अल्पप्राण होगा तीसरा, बिल्कुल सही बात है। तो टै मूर्धा होगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, टै थै दै धै, धै चौथा वर्ण है, तो सघोष होगा चौथा, चौथा सघोष होगा, सही बात है। चौथा महाप्राण होगा, ठीक है। और ओष्ठ्य होगा, तो ओष्ठ्य नहीं होगा, क्या होगा, ये दंत्य होगा। तो ये क्या होगा यहाँ पर, दंत्य। तो देखिए भाई कितना घुमाया है, तो कितना घुमाया, तो यहाँ से आपका कौन सा विकल्प बन गया, ये बन गया डी विकल्प। तो डी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। डी विकल्प जो है यहाँ पर इसका आपका आंसर हो जाएगा। इतना घुमाया है एक क्वेश्चन के लिए। और अब तुम कहते हो कि हल्के में काम चल जाएगा, कम में काम चल जाएगा, ऐसा तो होने वाला है ही नहीं, कम में तो काम चलेगा ही नहीं। ठीक है भाई, तो अच्छे से जो है इसको देख लो, क्योंकि ये आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा एग्ज़ाम में बहुत अच्छा काम करने वाला है। ये डोज बनने वाला है आपके लिए एग्ज़ाम की। ठीक है, चलिए बेटा आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम समय रखता है रुकना, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय रुकना होता है, और उद्धरण चिन्ह से पहले जहाँ कोई निर्देश नहीं होता। तो देखिए जहाँ पर ये अल्प विराम से अपेक्षा अधिक, अल्प विराम में बताता हूँ। देखिए पूर्ण विराम, पूर्ण विराम ऐसा मान के चलिए, पूर्ण विराम में कितना रुकना पड़ता है, 100% रुकना पड़ता है, ऐसा मान के चलिए। ठीक है, अर्ध विराम में, अर्ध विराम में, अर्ध विराम में कितना रुकना पड़ता है, 75% रुकना पड़ता है। ठीक है, या ऐसा मान के चलो 50% रुकना पड़ता है। कितना, 50% रुकना पड़ता है। तो अल्प विराम में जो कितना रुकना पड़ता है, अल्प विराम में कितना रुकना पड़ता है, 25%। ठीक है, तो थोड़ा अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम। तो आपका कौन सा बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा बी विकल्प। ऐसे याद रखो, 50%, 25%, 100% रखो, ये आपकी सीरीज हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या होता है, अल्प विराम होता है, अल्प विराम, और इसका साइन जो होता है वो क्या होता है, वो ये होता है। अर्ध विराम होता है उसके ऊपर, अर्ध विराम होता है उसके ऊपर, इसका साइन जो होता है बेटा क्या होता है, वो ये होता है। ठीक है, फिर पूर्ण विराम को तो आप सब जानते हो, पूर्ण विराम को आप सब लोग जानते हो क्या होता है, ये आपका पूर्ण विराम होता है। तो ये हो गए इसके साइन। ठीक है, 18वां क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी का सही क्रम बनाओ। तो सबसे पहले जो थी संस्कृत कैसी थी, वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत, संस्कृत थी। ठीक है, उसके बाद में आई थी लौकिक, लौकिक संस्कृत, फिर उसके बाद में पाली, पाली, फिर प्राकृत, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में क्या आई थी, अबहट्ट, अबहट्ट। ठीक है, उसके बाद में कौन सी आई थी, आधुनिक भाषा, आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी। ठीक है, यहाँ देखो, तो सबसे पहले लास्ट में देखो आधुनिक हिंदी कहाँ पर है। अच्छा, आधुनिक तक पूछना है, तो अबहट्ट है क्या कहीं, लास्ट में अबहट्ट है क्या, अबहट्ट नहीं है, अबहट्ट नहीं है, पाली है, अपभ्रंश। तो अपभ्रंश से पहले क्या है, अपभ्रंश, यहाँ इसका मतलब यहाँ तक नहीं दिया, अपभ्रंश है, अपभ्रंश से पहले प्राकृत है, प्राकृत से पहले पाली है, पाली से पहले जो है आपकी लौकिक संस्कृत है, फिर वैदिक। तो आपका कौन सा आंसर आ गया, ये आ गया ए, ये बस आपका आंसर बन गया ए। बस इतना याद रखना है।
तो पहला वैदिक संस्कृत, पहला कौन सी हो जाएगी, वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश। क्लियर। चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है, 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है, 18 हो गए, सॉरी 19वां क्वेश्चन क्या है, 19वां क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है बहुत। 19वें क्वेश्चन में कहा गया है भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है। भवन और भुवन का अर्थ जो है वो कौन से विकल्प में सही है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा समझिए, आपका क्या बनेगा मैं बताता हूँ आपको। भवन माने होता है महल, भवन माने क्या होता है बेटा, महल होता है, महल या घर। तो घर पहले में दे रखा है, देखो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ गृह दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है महल। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब भुवन माने होता है जगत, भुवन माने क्या होता है, जगत होता है। तो जगत, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे कहते हैं भिन्नार्थ श्रुति शब्द। ये डी विकल्प आपका जो है सही हो गया। कौन सा बन गया, डी विकल्प सही बन गया। ठीक है, इसमें पूछा है किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है। ठीक है, किस विकल्प का शुद्ध नहीं है, औदार्य का अनौदार्य, उत्कर्ष का अपकर्ष, संधि का समास और सांस का निश्वास। जल्दी बताना है क्या बनेगा इसका, बढ़िया। तो इसमें क्या बनेगा, संधि का समास नहीं होता, संधि का समास नहीं होता, संधि का विच्छेद होता है। ठीक है, औदार्य का अनौदार्य होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, सांस का निश्वास होता है। तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा संधि का। ठीक है, संधि का बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ से। 21वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द पर्यावाचिक है। सतीश, शंकर, महेश, शिव। ठीक है, तो सतीश नहीं होता, इसमें क्या है, सतीश नहीं होता, तो ये गलत हो गया। चपला, सौदामिनी, चंचला में ये भी गलत है। शार्दुल, आयाम, केहरी, व्याघ्र, बग्र। ठीक है, ये हो जाएगा। इन दो में देख लो, अब इन दो में देख लो कौन सा हो सकता है, इन दो में देख लो कौन सा हो सकता है। ठीक है, और आपका तो सौदार्य, यहाँ भी केहरी भी गलत है। अच्युत, ध्वजगुण, विनायक, अछेत। अछेत का मतलब सतीश, सतीश तो होता है शायद, तो इसका ए विकल्प बन जाएगा, सॉरी। तो क्या बन जाएगा इसका, ए विकल्प बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, सारे शिव के हैं ये, क्या है ये, शिव के पर्यायवाची हो जाएंगे शिव के। ठीक है, चलो 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां और 23वां क्वेश्चन क्या है, पहले 22वां और 23वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 22वां क्वेश्चन है अकर्मक धातु से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है। तो इसमें क्या है आपका कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इसमें बताना। यानी कि अकर्मक धातु से बनने वाला और सदैव पुल्लिंग में आने वाला वो कौन सा होता है, सदैव पुल्लिंग वो कौन सा होता है, भाववाच्य होता है। क्या होता है, भाववाच्य। ठीक है, कृतवाच्य जो होता है वो क्या होता है, कृतवाच्य। कृतवाच्य जो होता है बेटा क्या होता है, देखिए इसमें जो ये अकर्मक भी होता है, अकर्मक भी होता है और ये सकर्मक भी होता है, अकर्मक भी होता है, सकर्मक भी होता है। कर्मवाच्य में जो होता है क्या होता है बेटा, कर्मवाच्य में जो होता है वो क्या होता है, ये सदैव जो है, ये सदैव जो है वो क्या होता है, वो सकर्मक होता है, सकर्मक होता है। क्या होता है, सकर्मक होता है। जबकि भाववाच्य क्या होता है, भाववाच्य एक सदैव जो होता है एक पुल्लिंग होता है, यानी और सदैव कैसा होता है, ये सदैव क्या होता है आपका एक वचन पुल्लिंग होता है। कैसा होता है, सदैव एक वचन पुल्लिंग, पुल्लिंग। और कैसा होता है ये कैसा होता है, ये अकर्मक धातु होती है, अकर्मक धातु। क्यों, क्योंकि इसमें कार्य पूरा नहीं होता। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, इसलिए। 23वां क्वेश्चन क्या है, शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ को विशेषता लाने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं। आदि में, आदि का मतलब होता है प्रारंभ में, तो प्रत्यय नहीं होता, क्रिया विशेषण नहीं होता, निपात नहीं होता, क्या होता है, उपसर्ग होता है। जैसे प्रति प्लस के एक, प्रति प्लस के एक, तो क्या बन जाएगा, प्रत्येक। क्या बन जाएगा, प्रत्येक। तो यहाँ उपसर्ग क्या आ गया, प्रति आ गया। ठीक है, 24-25 देख लेंगे क्या है 24-25 में। ठीक है, आज हमारी बारी है, आज हमारी बारी में आज कौन सा पद है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा मान चलो इतना प्यारा क्वेश्चन है कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसको मान के चलिए अच्छे से। तो आज जो होता है वो कैसा है, आज जो है हमारा क्रिया विशेषण है। कैसा है, क्रिया विशेषण है। आज जो होता है वो अव्यय होता है, और अव्यय भी कौन सा है, क्रिया विशेषण। ठीक है, रेखांकित उपवाक्य का भेद है क्या है, एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं को लिखो। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, मोस्ट है ये। अभी मैंने उपवाक्य के बारे में, विशेषण के बारे में समझाया था, तो यहाँ पर क्या जाएगा, विशेषण उपवाक्य।
क्या हो जाएगा विशेषण। देखो जो किस किस से, जो, जिसे, जिससे, जिससे, जिसमें, इनसे शुरू होता है, इनसे शुरू होता है तो वो कौन से होते हैं आपके, वो कौन से होते हैं, विशेषण उपवाक्य होते हैं। क्या होते हैं, विशेषण उपवाक्य। इतनी बात जो है आप याद रख लो। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए अब ये गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, वैसे ही पता चल जाएगा कि कहाँ तक ये क्वेश्चन है। जैसे कि हम बिना पढ़े ही आपको बता देंगे इस तरीके से। देखिए क्या है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, इसका क्या आशय है। लेखक का हृदय देश की दुर्दशा देखकर चिंतित हो जाता है। लोग बेईमान हो जाते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों को का हिस्सा पड़ी होती है। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाला फल फूल रहे हैं। तो इसका आप बताओ, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता, कई बार कब होता है, यहाँ निराशा जागती है। कब निराशा जागती है, जब हम क्या करते हैं, लेखक के हृदय की दुर्दशा देखकर चिंतित होना। समझ गए नहीं, ये क्या है, दुर्दशा देखकर जो है चिंतित होना। समझ गए नहीं, कहते नहीं कि किसी को मरा हुआ देख लिया, किसी को गरीब देख लिया, कहते हैं कि मेरा जो है ना कभी कभी मन जो है बैठ जाता है ऐसी चीज़ें देखकर। समझे, यहाँ पर ये आ गया। चलिए इसके बाद जो है हम 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या है, 27वां क्वेश्चन है ये, लेखक ने चिंता का विषय किसे कहा है। लेखक ने चिंता के विषय किसे कहा है, लेखक ने चिंता का विषय कैसे कहा। ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निहीर श्रमजीवी पिस रहे हैं। ऐसी प्रवृत्ति चिंता का विषय है जिसके कारण लोग हर आदमी को दोषी समझने लगे हैं। जीवन की मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी और भ्रष्टाचार के समाचार भर रहे हैं। तो इन सब में कौन सा, आप ऐसे ही लगाइए अनुमान, मत पढ़िए इसको मत पढ़िए बिल्कुल भी, गद्यांश को ऐसे लगाओ। ऐसा क्या है समझिए, ये समझो, ऐसी प्रवृत्ति चिंता का विषय है जिसके कारण जो है लोग हर आदमी को जो है दोषी समझ रहे हैं। तो ये चिंता है। आज के टाइम में कोई किसी को शरीफ समझ ही नहीं रहा, हर एक आदमी दूसरे दोषी समझ रहा है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 28वां क्वेश्चन समझिए। 28वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 28वां क्वेश्चन, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय कैसे समझा जाना लगा है। आज सभी को बेईमानी का काम कमाना अच्छा लगता है। पूरे देश में ही बेईमानी बस गई है। जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत की कमाई करते हैं उन्हें लोग मूर्ख समझते हैं। देश की संपूर्ण व्यवस्था भ्रष्टाचार के दलदल में सम गई है। यहाँ बताना क्या, ईमानदारी की मूर्खता वाले में। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट समझ कर जवाब दो बिल्कुल। ठीक है, क्या हो सकता है, बिना पढ़े बताओ क्या हो सकता है। तो क्या है, देखिए ये समझो, यहाँ पर जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत की कमाई करते हैं उन्हें लोग क्या समझते हैं, मूर्ख समझते हैं कि तुम्हारे बस की कुछ बात नहीं है। ठीक है, और 28 क्वेश्चन हो चुके हैं। 29वां क्वेश्चन क्या है, 29वां क्वेश्चन है, हताश हो जाना ठीक नहीं है। इस वाक्य में लेखक का लेखन क्या तात्पर्य है, लिखने का लेखक का क्या तात्पर्य है। लेखक देश की दशा से दुखी है, लेखक देश की दशा से चिंतित है। तिलक, गांधी, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय आदि सपने ऐसे भारत के नहीं थे। जीवन के मूल्यों के बारे में जीवन लोगों की अवस्था पुनः प्रतिस्थापित हो सकेगी और देश का उद्धार जीवन मूल्यों के आस्था रखने से ही होगा। बताइए क्या हो सकता है, ईमानदारी है तो यही हो जाएगा। एक और तरीका होता है, मैं आपको बताऊं। जब आप गद्यांश पढ़ो ना, और जब परीक्षा में तुम्हें गद्यांश में कोई क्वेश्चन ना मिले, मान लो कि क्वेश्चन आपको गद्यांश में नहीं मिल रहा हो और आप फिर क्या करो कि परेशान थे हो कि कौन सा आंसर सही है, तो मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, जो विकल्प सबसे ज़्यादा बड़ा है ना उसी विकल्प को लगाइए, वही आंसर होता है अक्सर। मान लीजिए वो हिंदी का गद्यांश हो या अंग्रेजी का गद्यांश हो, अगर आप गद्यांश ज़्यादा देख रहे हो और हिंदी हो या अंग्रेजी हो, पहले तो कोशिश करो, ऐसा ही नहीं करो कि भी एग्जाम में जाकर तुरंत बड़े बड़े क्वेश्चन विकल्प देख कर लगा लगो। ठीक है, पहले ही देखो कि आपसे मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तब पहले पूरी कोशिश कर लो। अगर मिल रहा है गद्यांश तो ठीक है, और गद्यांश की भाषा समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, क्वेश्चन की भाषा समझ में आ रही है, तो जो विकल्प सबसे बड़ा है उसे लगाइए। समझ गए, 99.99% जो है वो सही होता है। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन हिंदी का, 30 क्वेश्चन थे, अंतिम क्वेश्चन हिंदी का देखते हैं वो क्या है। वो क्या है, देखिए, निरही शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्या है, संबंध बोधक। तो निरही तो निरही क्या होता है, निरही जो होता है विशेषण होता है। क्या होता है, विशेषण होता है। तो ये तो थे आपके हिंदी के, इसमें 30 क्वेश्चन जो थे वो हिंदी के आए थे।
अब देखिए रीजनिंग है, रीजनिंग की हम अलग क्लास बनाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, वरना तो रीजनिंग के अलग हम एक क्लास बना देंगे, चिंता ना करो, आपको बता देंगे, कल को इसकी एक क्लास बना देंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। कब तक कहाँ तक है रीजनिंग, कहाँ तक गई रीजनिंग, ये तो मुझे ऐसा लगा। हाँ, एक सेकेंड, ये हो गया जीएस शुरू, तो रीजनिंग कहाँ तक थी, हाँ जी यहाँ तक रीजनिंग थी। तो अब 46 से देख लेंगे, 46 से जो है आपके क्या है, वो है शुरू जीएस, 46 से जो है आपका जीएस शुरू है, 46 से जो है आपका जीएस शुरू है। और पहला क्वेश्चन जो है जीएस में वो ये है कि कोसा सिल्क जो एक भारतीय रेशम कीट एंथेरिया माइलिटा के कोया से प्राप्त होता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्जाम में एक आध बार क्वेश्चन और भी आ चुका है। तो ये कहाँ पर है आपका, ये आपका जो है छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर है ये आपका छत्तीसगढ़ का जो है ये कैसा है, छत्तीसगढ़ का जो है ये होता है कोसा सिल्क। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ही बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये आपका क्वेश्चन आगे, सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, ठीक, बढ़िया बात है, निम्नलिखित में से किस सेल का उपयोग करके बिजली में परिवर्तित किया जाता है। तो प्राथमिक सेल नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, गैल्वेनिक नहीं होता, क्या था, फोटोवोल्टिक सेल, कैसा होता है, फोटोवोल्टिक सेल होता है, फोटोवोल्टिक सेल होता है। तो इसका आंसर बन जाएगा डी, क्या आंसर बन जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल बन जाएगा। ठीक है, रही बात ये, आगे बात अगर हम बात करें तो देखिए ए आपका होता है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी जो स्थापना हुई थी किसे कहते हैं, ISA की स्थापना आई थिंक 2015 में की थी, 2015 में शायद, ठीक, कब की गई थी, 2015 में की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो गुरुग्राम में है, कहाँ पर है, गुरुग्राम में, इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। तो हम ऐसे भी बता सकते हैं इससे संबंधित बात जो है। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि पेपर रिवीजन चल रहा है, पता होना चाहिए अच्छे से। 48वां क्वेश्चन देख लेंगे। 48वां क्वेश्चन क्या है, 48वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा हाल ही में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप पदक में कांस्य पदक जीतने वाला पहला भारतीय बना। कुमार आकाश, अवंती, राधिका प्रकाश, भवानी देवी और ये जो बुरा जेटली सिंह है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर इसका आंसर था भवानी देवी। ठीक है, क्या नाम था, भवानी देवी। ठीक है, आ रही बात समझ में। और ये जो एशियाई खेल हुए थे ये कहाँ पर हुए थे, चीन में हुए थे। कहाँ पर हुए थे, ये चीन में हुए थे। ठीक है, कहाँ पर हुए थे, ये चीन में हुए थे। ये कहाँ पर हुए थे, चीन में हुए थे। अगर हम बात करें कि तलवारबाजी को तो कैशिंग भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है तलवारबाजी को, कैशिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है तलवारबाजी को, कैशिंग। आप कहोगे कैशिंग कौन सा खेल होता है, तो ये भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इससे आगे बात करते हैं। 49वां क्वेश्चन क्या है, 49वां क्वेश्चन है, उस कार्यक्रम का नाम बताइए जो हाल ही में उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो DRDO विकास शिविर, R&D चिंतन शिविर, अनुसंधान विकास शिविर, ठीक है, अनुसंधान चिंतन शिविर। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुसंधान चिंतन शिविर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर इसका क्वेश्चन आएगा एक कि DRDO की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो DRDO की जो स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी, DRDO की स्थापना जो हुई थी, DRDO की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, 1958 में हुई थी। और सतीश रेड्डी कौन है, सतीश रेड्डी इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। क्या है इसके अध्यक्ष, सतीश रेड्डी। थोड़ी थोड़ी एक दो बात बताए चले जाएंगे, एक दो बात बस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा बताने का जो है अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है। तो 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 50वां क्वेश्चन क्या है, अच्छा 50वां क्वेश्चन ये है। ठीक है, 50वां क्वेश्चन आपका ये आ गया। 50वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने निम्न में से किस विदेशी मित्र देश की नौसेना को उसकी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 1991 कमीशन के लिए खुरी क्लास का युद्धपोत INS किरमान उपहार दिया है। वियतनाम, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, मिस्र। तो इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम। ठीक है, अगर हम बात करें वियतनाम की तो दक्षिण चीन सागर में है ये, दक्षिण चीन सागर में ये स्थित है। ठीक है, अच्छे संबंध हैं। क्या है वियतनाम, वियतनाम की राजधानी हनोई है।
क्या है, हनोई आई थिंक। क्या है इसकी राजधानी वियतनाम की, हनोई है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कहाँ क्या इसकी राजधानी है और कहाँ पर है, ठीक है। तो क्या है इसकी राजधानी, हनोई है, ठीक है। इतनी बात याद रख लेना, ठीक है। आगे है भारत में, आगे क्वेश्चन है भारत में मानहानि। भारत में मानहानि को आईपीसी यानी कि इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडियन पैनल कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडियन पैनल कोड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कोड। इसकी स्थापना की गई थी आपके 1860 में की गई थी। 1860 में स्थापना की गई थी, स्थापना यानी कि घोषणा की गई थी, और लागू जो हुआ था वह 1862 को हुआ था लागू। अगर कुल आईपीसी की बात करें तो 511 आईपीसी हैं। 511, एक हटा दी गई है तो 510 रह चुकी हैं। कितनी रह चुकी, 510 रह चुकी हैं। इसमें पूछा मानहानि, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए धारा कौन सी लगती है, आपकी धारा लगती है 499। कौन सी लगती है धारा, 499। याद रखना है बहुत प्यारे तरीके से, ठीक है, बहुत प्यारे तरीके से याद रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि किसी को मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना, वरना तो तुम्हें थाने का रास्ता दिखा देगा, ठीक है। फिर करोगे कुटरगू, ठीक है, फिर कहोगे मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अब देखें, नुआखाई एक फसल उत्सव है भारत में, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तेलंगाना, मेघालय, असम, ओडिशा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपको, नुआखाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा। तो तुमने नाम सुना होगा ओडिशा का, क्या, ओडिशा का, ओडिशा में कौन सा होता है, नुआखाई उत्सव होता है। एक तो ये हो गया ओडिशा में, ठीक है। अगर हम और बात करें तो रज पर्व कौन सा होता है, एक पर्व रज पर्व होता है। कौन सा पर्व होता है, रज पर्व भी यही होता है, ठीक है। रथ यात्रा कौन सी होती है, रथ यात्रा भी यहाँ की प्रसिद्ध है, लिखते रहना, ठीक है। आरी बात समझ में। और आपका एक होता है बाली जाया, कौन सा होता है, बाली जाया, ठीक है, एक ये होता पर। और उड़ीसा एक और मैं बता दूं, झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त होने वाला, यानी क्या है, झुग्गी झोपड़ी से मुक्त होने वाला। कैसा होने वाला, मुक्त होने वाला प्रथम राज्य है। कैसा है, प्रथम राज्य बन चुका है। तो इतनी बात जो है उड़ीसा से याद रख लो, इतनी बात जो है उड़ीसा से याद रख लो, इंपॉर्टेंट रहेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। चलिए 53वां क्वेश्चन क्या है, 53वां क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। भारतीय संविधान के किस याचिका का अर्थ सूचित होना, प्रमाणित होना होता है। निषेध का मतलब क्या होता है, निषेध का मतलब होता है पाबंदी यानी कि रोकना, मना करना। कौन सा होता है, मना करना, इसका मतलब होता है ये, ठीक है। अधिकार परीक्षा यानी किस अधिकार से, ये होता है इसका मतलब। उत्प्रेषण जो होता है उसका मतलब क्या होता है, सूचित करना। क्या होता है, सूचित करना या सूचित होना, ठीक है, या प्रमाणित होना। कैसा होना, प्रमाणित होना, ये होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो बन गया उत्प्रेक्षण आ गया, ठीक है। बंदी परिप्रेक्षण का मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत होना, ठीक है। एक और होती है, इसमें 4 है 5 होती हैं। तो रिट जो होती हैं वो कितनी होती हैं, वो 5 होती हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट में जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट में जो है आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो है हम इन्हें मान सकते हैं। तो आर्टिकल 32, 26। तो एक और होती है, वो होती है परमादेश। कौन सी होती है, परमादेश यानी कि परम आदेश, ठीक है। हम आदेश देते हैं, तो ये इनके अर्थ होते हैं। तो अब जो है अर्थ पूछने लगे हैं आपसे, तो हमारा आंसर जो आ गया वो कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक है। इससे बेहतर और कुछ नहीं, ठीक है। इतना भी पढ़ लिया, इतना रिवीजन कर लिया, तो इसी से इर्द गिर्द पेपर जो है आपका बन जाएगा। ये देख लो पेपर का लेवल क्या है, पेपर किस तरह के पूछाएगा। ऐसे पेपर में आप 50, 55, 60 क्वेश्चन करके आओ, और 60 क्वेश्चन करने के बाद 55, 60 करके आने के बाद उसके बाद जो है तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ, घूमने के लिए निकल जाओ, फिर मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान, ठीक है। बागवानी के विभिन्न पहलुओं
बुनियादी राजनीतिक, प्रत्याशित और व्यवहारिक अनुसंधान के लिए एक केंद्रीय अभिकरण नोडल एजेंसी है। इस संगठन का मुख्य अनुसंधान स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट याद रखो, इंपॉर्टेंट क्या है। तो इसका जो आंसर बन जाएगा, इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा। देखिए, इससे पहले जो है ये क्वेश्चन में एक चीज़ और याद रखेगा, ये क्वेश्चन और पूछ लेना कि इसका जिक्र जो है कौन से आर्टिकल में आता है। ठीक है, आपसे ये तो पूछेगा। एक बात और मैं भूल गया यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि ये जो रिट है इनके ऊपर कानून बनाने की शक्ति होती है रिटों पर, वो किसकी होती है? वो संसद को होती है। वो चीज़ जोड़ लेना, ये चीज़ जोड़ लेना कि कहाँ होती है? संसद में होती है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्या बोला है? अच्छा, अब बागवानी अनुसंधान के बारे में बात कर रहे हैं। बागवानी अनुसंधान के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आपका बन जाएगा अनुसंधान हेडक्वार्टर कहाँ पर? कर्नाटक में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। IIHR की जो होती है कहाँ पर हो जाएगी? कर्नाटक में। ठीक है, चलिए इससे आगे अगर हम बात करते हैं, और हाँ सॉरी, इसकी कर्नाटक में बात हुई है। अब इसकी स्थापना भी तो लिख लें। जब कर्नाटक में हुई है तो इसकी स्थापना यानी कि IIHR, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1967 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1967। ये बात याद रख लेनी है बहुत अच्छे से। ठीक है, और हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है इसका? वो हेडक्वार्टर कहाँ पर? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसका जो है हेडक्वार्टर है। ठीक है, 1967 में एक काम और हुआ था। 1967 में एक काम और हुआ था। ठीक है, 1967 में एक काम और हुआ था। वो क्या काम हुआ था 1967 में? आपका 21वां संविधान संशोधन। क्या हुआ था? 21वां संविधान संशोधन। उसमें जो है सिंधी भाषा जो है 15वीं भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, यहाँ पर किस किस के हेडक्वार्टर है? एक तो कॉफ़ी बोर्ड का बेंगलुरु में हेडक्वार्टर कॉफ़ी बोर्ड का हो जाएगा, HAL। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1940 में की गई थी। तो इसका भी हेडक्वार्टर वहाँ पर है। एक इसरो का हेडक्वार्टर भी यहाँ पर ही है। 1969 में इसकी जो थी इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। तो 2-3 चीज़ें याद रख लेना, कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय, HAL का मुख्यालय, और इसके बाद में IIHR का मुख्यालय। और क्या आएगा बताओ? और तो कुछ आना ही नहीं है इतने से ज़्यादा। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो किसके? खेड़ा सत्याग्रह, दांडी बारदोली सत्याग्रह, चंपारण। तो देखिए, दांडी मार्च जो हुआ था वो कब हुआ था? 1931 में हुआ था आई थिंक। ठीक है, चंपारण जो हुआ था 1917 में हुआ था। ठीक है, खेड़ा जो हुआ था वो 1918 में हुआ था। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, और कौन गए थे? सरदार पटेल। तो पटेल साहब गए थे। वहाँ की महिलाओं ने जो है सरदार की उपाधि दी थी। और अगर महिलाओं बारदोली ना था तो किसने दी थी? गांधी जी ने। तो गांधी जी ने भी इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, दोनों ने दी थी, महिलाओं ने भी और गांधी ने। तो बारदोली सत्याग्रह याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये क्या था बारदोली सत्याग्रह? ये लगान विरोधी था, लगान विरोधी कानून था। इस तरीके से याद रखना है। 56वां क्वेश्चन क्या है? 56वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय रेलवे मार्गों में से किसको ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन ज्वेल माना जाता है था? इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा मल्टी आर्च गैलरी ब्रिज भी शामिल है। मैथेरॉन हिल रेलवे, कालका शिमला रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और चिल्का रेलवे। ये ऐसा क्वेश्चन है, आप मार्केट से बुक उठा लो, और ये मार्केट से बुक उठाने के बाद कहीं भी तुम्हें नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन कहीं भी तुम्हें नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका है कालका शिमला रेलवे। क्या हो जाएगा? कालका शिमला रेलवे। और 1903 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, 57 क्वेश्चन, 57वां, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपका विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र। ठीक है, पशु दंत कथाएं कहानी शामिल हैं, मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं से संबंधित हैं, जो कि मूल रूप से किस भाषा में लिखी हुई है? तो पाली में, मैथिली में, प्राकृत में, संस्कृत में। तो किस में लिखी गई थी? संस्कृत में लिखी गई थी, क्योंकि उस समय जो थी संस्कृत इनकी जो थी वो भाषा थी। क्या थी? संस्कृत इनकी जो थी भाषा थी। ठीक है, संस्कृत जो थी इनकी क्या थी? भाषा थी। इतना थोड़ा सा जो है याद रखो। ठीक है, क्या थी? संस्कृत इनकी जो थी वो भाषा थी। क्लियर? ठीक है, चलो, और तो कोई ऐसी बात है नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें तो पहले एक क्रम था, ये क्रम था, यहाँ से याद रहेगा। ठीक है, अगर इसके बाद में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा?
भारत में स्थित, क्या है, भारत में स्थित उस पर्वत चोटी का नाम बताइए जिसे महान बर्फ के 5 खजाने, महान बर्फ के 5 खजानों के रूप में जाना जाता है। 5 खजाने, 5 भंडार, सोना चांदी, ठीक है, रत्न, अनाज और भगवान की पवित्र पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी, कामेत। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कंचनजंगा। तो कहाँ पर है ये सिक्किम में। कहाँ पर है ये? सिक्किम में। तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, भारत में स्थित माउंट एवरेस्ट के बाद में दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो यही है, कंचनजंगा। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है आपकी, सॉरी, K2 के बाद में दूसरी है। पहले तो है आपकी माउंट एवरेस्ट, तो भारत में नहीं है। ठीक है, कहाँ पर है? माउंट नेपाल में है। फिर K2 जो है वो भारत में ही है मगर POK में है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो है वो कौन सी आपकी? कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। ठीक है, याद रखना है। 59वां क्वेश्चन क्या कहता है? जोड़े मिलाने हैं, जोड़े मिलाने हैं और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, जोड़े मिलाने हैं और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है एक तरफ दे रखे हैं निम्नलिखित प्रसिद्ध जलप्रपातों में से उनमें संबंधित मिलान बताने। मोड का केरल दे रखा है, मोड का कोई केरल दे रखा है, तो मोड का तो केरल नहीं होगा, मोडेक का जो होगा वो कर्नाटक हो जाएगा, मोडेक का कर्नाटक। तो पहले का जो हो चुका है वो डी हो चुका है। देखो कहाँ कहाँ है पहले का डी। तो सी ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब अभी प्रधानता एक बी की और डी की है। इसके बाद में नहीं कोई या नहीं पता है, मीन मुट्ठी नहीं पता है, थैलेयार है। थैलेयार जो है, थैलेयार जो है वो कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में। थैलेयार तमिलनाडु में है। तो भाई इतना मिला लो। तो देखो बी कहाँ पर है? देखो यहाँ ए है तो ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो गया? बी। तो बस इतने ऐसे मिलाते हैं एग्जाम में बैठकर, एग्जाम में बैठ कर ऐसा करते हैं। ठीक है भैया, तो तीसरे का भी यहाँ से हो जाएगा ए, तीसरे का ए और दूसरे का जो हो जाएगा वो आ जाएगा सी। नोह कलाई का योग है मेघालय में। तो इस तरीके से आपके जो है ये जोड़े मिलाकर आप अपना क्वेश्चन बना सकते हो। इसे कहते हैं ट्रिक। ठीक है, एलिमिनेट करना, इसे बोलते हैं एलिमिनेट करना बोलते हैं। इस तरीके से आपका जो आंसर आ जाएगा। 60वां क्वेश्चन क्या है? 60वां क्वेश्चन क्या है? 60वां क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1982 में नई दिल्ली में आयोजित किस खेल कार्यक्रम के शुभंकर के रूप में अप्पू एक हाथी एक उपहार दिया गया था? राष्ट्रीय खेल, ठीक है, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप, एशियाई खेल और कुश्ती चैंपियनशिप। तो यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा? इसका मेरे हिसाब से जो है वो एशियाई खेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशियाई खेल हो जाएगा। इसके हिसाब क्या हो जाएगा भैया? एशियाई खेल हो जाएगा। और पहले एशियाई खेल 1951 को नई दिल्ली में खेले गए थे। कब खेले गए थे? नई दिल्ली में भी खेले गए थे। तो ये भी याद होनी चाहिए, पहले एशियाई खेल। ठीक है, तो इसका ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए 61वां क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है 61वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या है देखिए, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है जिसका पहला महीना क्या होता है और आधिकारिक उद्देश्य के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के 22 मार्च 1957 से 365 का एक सामान्य वर्ष माना जाता है। तो वो होता है चैत्र। क्या होता है बेटा? वो होता है चैत्र। ठीक है, पहला माह चैत्र होता है। अंतिम माह जो होता है वो कौन सा होता है? अंतिम माह जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है फाल्गु, यानी कि फाल्गुन। ठीक है, जिसे हम फाल्गुन कहते हैं। और फाल्गु मतलब क्या होता है? फाल्गु का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है होली। फाल्गु का मतलब क्या होता है? होली। इसी के नाम पर पड़ा गया है फाल्गुन। ठीक है, तो होली वाला माह इसमें होती है होली। ठीक है, तो माह क्या होते हैं? चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, महा, फाल्गुन, ये होते हैं 12 महीने। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर, डी ऑप्शन तो हो चुका है। ठीक है, अब ये बोला शक संवत। शक संवत कब हुई थी? 78 AD को शक संवत हुई थी। किसने? कुषाण वंश के शासक, कुषाण वंश के शासक किसने? कनिष्क ने इसकी शुरुआत की थी। किसने की थी? कनिष्क ने इसकी शुरुआत की थी। इतनी बात याद रख लेना। 62वां क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, बिंदास क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया फिरोज शाह कोटला किला 1953 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के तट पर बसा है? तो ये यमुना नदी के किनारे है, क्योंकि ये दिल्ली में है। ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। और फिरोज शाह कोटला आज जो है फिरोज शाह कोटला एक मैदान भी है क्रिकेट का। तो दिल्ली के साथ साथ आगरा के साथ साथ मथुरा, ठीक है, मथुरा, ये दोनों भी जो हैं यमुना के किनारे पर बसे हुए हैं। ठीक है, तो कौन सी नदी है? यमुना। ठीक है, इसका इतना याद रख लेना। फिरोज शाह कोटला, अगर मैं यहाँ फिरोज शाह कोटला में एक बात और बताऊँ तो फिरोज शाह कोटला में एक और बताता हूँ। क्या? 1928 में
एक स्थापना हुई थी HSRA, किस किस के सहयोग से हुई थी? ये सुभाष चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के सहयोग से ये स्थापना हुई थी। जबकि इससे पहले HRA की स्थापना जो थी सचिंद्र सन्याल ने 1924 में की थी। ठीक है, आगे बात समझ में नहीं? 63वां क्वेश्चन क्या है? 63वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई। 63वां क्वेश्चन जो है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और वो क्या है समझिए। यह राज्य और उसके राज्य पक्षी के संबंध में सही जोड़ा बताइए। सिक्किम का ग्रेट फ्लेमिंगो बड़ा राजहंस होता है, राजस्थान का ब्लड पिजेंट चिलियाम होता है, महाराष्ट्र का पीले पोरा हरा कबूतर हरियाल बोलते हैं इसको, गुजरात का ग्रेट इंडियन बर्ड यानी सोना चरैया बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र का पीले पैरा वाला हो जाएगा। ये महाराष्ट्र वाला सही है, और इसके बाद अतिरिक्त सब गलत है। ठीक है, और इसके साथ जो है सब गलत है। ठीक है, चलिए, इतना कोई खास क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केरल राज्य का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है जिसका नाम राज्य के 16वीं शताब्दी के एक भक्ति कवि नाम पर रखा गया है? कुमारनाथम पुस्तम, निरपतुंगा, और आपका एजुथायन पुरस्सरम, और कप्पाली वेंकट पट्टू सम्मान। बताओ कितना बुरा नाम है। ठीक है, 3-4 बार में तो लिया जाएगा। ठीक है, 3-4 बार में। तो अब बताओ क्या है? इतना बुरा नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम है एजुथाचन पुष्करानम, क्या है? परस्कारम। ठीक है, तो सी विकल्प बुरा सा नाम है बहुत, मतलब उनके यहाँ का तो अच्छा होगा। ठीक है भैया। 65वां क्वेश्चन क्या है? 65वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मसौदा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम 2023 जारी किया है। ड्राफ्ट के अनुसार क्षेत्र के से गुजरने वाले 33 kV उसके नीचे की सभी विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। ठीक है, ग्रेट इंडियन बर्ड सोन चरैया, भारतीय गिद्ध, इंडियन कीमर या हिमालयन बटेर, किसके चलते? बताओ जल्दी, किसके चलते हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है। तो किसके बताओ? सोन चरैया, इसके चलते ग्रेट इंडियन बस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, अब आपका आ जाता है कंप्यूटर। अब इसमें 15 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन जो है वो किसके हैं? आपके कंप्यूटर के हैं। ठीक है, उनको देख लेते हैं इत्मीनान से। क्या है वो क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षों के आधार पर अंतवस्तु या कंटेंट की तालिका बनाने के सक्षम होते हैं? हाइपरलिंक, स्टाइल्स, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक या मेल मर्ज। ये बताना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये भी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये आ जाएगा स्टाइल्स। क्या हो जाएगा? स्टाइल्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी विकल्प। डिफिकल्ट था क्वेश्चन पहला। 67वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है 67वां क्वेश्चन। इसमें क्या पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को कहा जाता था? कैलकुलेटर, ऑपरेट, ठीक है, गैलीलियो या पास्कल लाइन, क्या कहा जाता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए नहीं? तो ये क्या कहा जाता था? पास्कल लाइन कहा जाता था इसको। क्या कहा जाता था? पास्कल लाइन इसको कहा जाता था। ठीक है, 68वां क्वेश्चन क्या है? 68वां क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रा योग्य कैरेक्टर को हटा देता है? ठीक है, तो क्लीन, IF, और आपका नेसेड IC या एफोरर, क्या होता है इसमें? तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। डिफिकल्ट तो था, बहुत डिफिकल्ट था, इतना नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था। तो इसका आपका हो जाएगा यहाँ से क्लीन हो जाएगा। ठीक है, आपका के मीन्स एल्गोरिथम एक एल्गोरिथम है। कौन सा एल्गोरिथम है? सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग और रिफंडेटेड लर्निंग। यहाँ बताना है 69 में क्या आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या आ जाएगा आपका? अनसुपरवाइज लर्निंग, ये बन जाएगा। ठीक है, 70वां क्वेश्चन जो है वो क्या है इसमें? 70वां क्वेश्चन क्या है? 70वां क्वेश्चन है, IoT उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ब्लूटूथ, इथरनेट, फाइबर ऑप्टिकल, USB।
जल्दी बताना, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? फाइबर ऑप्टिकल का प्रयोग किया जाता है। किसका? फाइबर ऑप्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भैया, फाइबर ऑप्टिकल का जो है प्रयोग किया जाता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। 71वां क्वेश्चन है, 71वां क्वेश्चन है, अपाचे हडूप फ्रेमवर्क एक बड़ा हिस्सा भाषा में लिखा जाता है, C++, पाइथन, ठीक है, जावा और आर प्रोग्रामिंग। तो कौन सा है इसका? जल्दी बता दो, बस आंसर ही बताने हैं, समझाने के लिए क्लास में हम आ जाएंगे एक बार को। तो क्या हो जाएगा? जावा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ से फिर आगे बात करते हैं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है? तो लिप्स, प्रोलोग, ठीक है, पैथोन और पर्ल। जल्दी बताना है कौन सा आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या आ जाएगा? LIPS, लिप्स, ये आपका हो जाएगा। लिस्प, सॉरी, 63 का जो है, 63 और 73 और 74 देख लेंगे, 73 और 74 देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी मेल सेवा संचालित की जाती है? याहू मेल, आउटलुक, जीमेल या iCloud। ठीक है, ये डिफिकल्ट कह सकते हैं हम, क्योंकि क्या था? डिफिकल्ट पेपर था। तो क्या कहते हैं इसे? आउटलुक कहते हैं। साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द हैं जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करते हैं? ठीक है, तो डीडोस अटैक, बोटनेट अटैक, जीरो डेक अटैक और फिशिंग अटैक। जल्दी बताओ कौन सा हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है बेटा। तो क्या हो जाएगा आपका? बोटनेट अटैक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बोटनेट अटैक हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बर्ड बाई वेब, यहाँ से आपका आ जाएगा, बर्ड बाई वेब के आविष्कारक कौन है? टिम कुक, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली, मार्क जुकरबर्ग। जल्दी बताओ कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा हो जाएगा? टिम बर्नर्स-ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, नेक्स्ट है 76वां क्वेश्चन। 76वां क्वेश्चन है, सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आसान खोज के लिए, कीवर्ड या विषयों को चिन्हित करना, किसी पोस्ट में व्यंग्य या विडंबना दर्शाने के लिए, किसी पोस्ट को लेखक की पहचान कराने के लिए, पोस्ट को उनकी भावनाओं के आधार पर वर्गीकृत करने। तो इसका आपका हो जाएगा एम। आसान खोज के लिए वर्ड या विषयों की चिंतन करना जो होता है, हैशटैग होता है हमारा। क्या होता है? हैशटैग होता है। ये आ जाता है आपका, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 77वां आपका देख लेते हैं, यहाँ होगा, यह है 77वां। यह आपका ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए क्या है, अक्सर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? डिजिटल सिग्नेचर्स का, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का, डिस्ट्रीब्यूट लेजर टेक्नोलॉजी का, क्लाउड कम्युनिटी का। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा यहाँ से? प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका ए, डिजिटल सिग्नेचर्स का हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन क्या है? 78वां 79वां क्वेश्चन देखेंगे दोनों। ठीक है, ईमेल एड्रेस के भाग यूज नेम और डोमेन नेम चिन्ह द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा चिन्हित किए जाते हैं? हैश के द्वारा, @ के द्वारा। हैश तो कौन सा हो जाएगा? @ के द्वारा। ठीक है, आगे है, एक कंप्यूटर के CPU में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें कहा जाता है बिट्स, ट्रांजिस्टर, बाइट्स, रजिस्टर। जल्दी बताओ क्या होगा? फुर्ती के साथ बता दो क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। ठीक है, 80वां और कंप्यूटर का अंतिम क्वेश्चन क्या है? यदि पावर पॉइंट प्रोजेक्टेशन में संवेदनशील या गोपनीय डाटा है तो आप फाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हैं और इसे सुरक्षित कर सकते हैं पासवर्ड के माध्यम से, प्रोटेक्ट के माध्यम से, प्रोजेक्टेशन के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से। किसका हो जाएगा? जल्दी बताओ। तो आपका हो जाएगा पासवर्ड के जरिए से। तो ये थे आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब आ जाती है आपकी भाग 5, यानी क्या है? उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी। इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बढ़िया तरीके से याद रखना है, बढ़िया तरीके से। क्लास ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, एक बार उसको चेक कर लेते हैं।
वैसे अभी इतनी बड़ी तो क्लास नहीं हुई है, हम 1 घंटे में लगभग जो है अभी बातें अपनी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 80वां क्वेश्चन में क्या है समझ रहे हैं। 81वां क्वेश्चन क्या है, यह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर पर ऊपर रोशन दियों को एक स्तंभ सुरक्षित करती है। तो 108 दिए लेकर चलती है। आरोग्य परीक्षा में आया था 108। नौटंकी, रासलीला, ख्याल, चरकुला। तो चरकुला नृत्य है, कौन सा है वो, चरकुला नृत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, आरओ के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। 82वां क्वेश्चन क्या है, 82वां क्वेश्चन क्या है बेटा, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में पाए होते हैं। सहारनपुर मुरादाबाद, मुरादाबाद मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर लखनऊ और चिन्हट और आपका मोरेशिया। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ से, आपका हो जाएगा चिन्हट और आपका कौन सा हो जाएगा, चिन्हट और मोरेसिलिया। क्या हो जाएगा, चिन्हट और मोरेसिलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिन्हट और मोरेसिलिया। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें 83वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तर कोसल जनपद की राजधानी है। उत्तर कोसल जनपद की राजधानी क्या है, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी, अहिछत्र। तो क्या हो जाएगी, उत्तर अहिछत्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अहिछत्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, अहिछत्र हो जाएगी। इसके साथ साथ एक और मैं बता दूं आपको, देखिए टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी थी, महाजनपद कितने थे, वो 16 महाजनपद थे, जिनमें से 8 यूपी में थे, 8 यूपी में थे, 3 बिहार में थे, 3 बिहार में थे, एक जो था वो आपका कहाँ था, वो आपका दक्षिण भारत में था, और 2 जो थे भारत से बाहर थे, भारत से बाहर, भारत से बाहर थे 2। ठीक है, ऐसे भी याद रख लेना, मुख्य। ठीक है, 83वां हो चुका है। चलो 84वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 84वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 84वां क्वेश्चन क्या है, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का 10 अवतार मंदिर जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है। 84 योगिनी मंदिर, पंचायत मंदिर, पातालपुरी मंदिर, विशाल। तो पहला तो देवगढ़ कहाँ पर है ये पता होना चाहिए आपका। तो ललितपुर में जो है वो क्या है, आपका देवगढ़ है। कहाँ पर है बेटा देवगढ़, ललितपुर में, ललितपुर। और ये ललितपुर वही है जो बुंदेलखंड में है। कहाँ पर है, बुंदेलखंड में है। और क्या है, ये एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ है, 3 ओर से घिरा हुआ है। यूरेनियम यहाँ पे पाया जाता है ललितपुर में। इतनी बात यहाँ से आ गई है। इसे क्या कहते हैं, पंचायत मंदिर कहते हैं। अब पंचायत मंदिर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ एक मंदिर बना है, तो यहाँ छोटे छोटे जो हैं इसके मंदिर बने होते हैं चारों तरफ, तो इसे हम क्या कहते हैं, पंचायत मंदिर कहते हैं ऐसा। ठीक है भाई, क्लियर। इसके आगे देखते हैं 85वां क्वेश्चन क्या है। 85वां क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी। तो दलदली हिरण के लिए, किसके दलदली हिरण के, इसे कहते हैं बारहसिंघा, इसे बारहसिंघा बोलते हैं। अगर हम बात करें तो हस्तिनापुर मेरठ के पास पड़ता है, और यूपी का सबसे बड़ा ये अभ्यारण्य है। आगे बात करते हैं फतेहपुर सीकरी वाला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। फतेहपुर सीकरी को पहले फतवाबाद के नाम से जाना जाता था। ये फतेह शब्द का अर्थ जीत है। शब्द निम्नलिखित में किस भाषा का है, ये फारसी भाषा का। कौन सी भाषा का है, फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है भैया, आगरा में ये है, किसने कहाँ पर है, आगरा में है ये है। ठीक है, और 1571 में आगरा में ये है। ठीक है, 1571 में इसे बताया था किसने, अकबर ने। अगर हम बात करें फतेहपुर सीकरी में क्या क्या है, तो बुलंद दरवाज़ा है। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती का महल है। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती का क्या है, महल भी है। ठीक है, आ जाएगा 87वां क्वेश्चन क्या है। 87वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा, लेखकों और उनकी कृति रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है।
ठीक है, महादेव वर्मा छड़दा, ठीक है, मैत्रेयशरण गुप्त तिलोत्तमा, सूरदास अष्टसूर, ठीक है, जयशंकर प्रसाद ये। तो अष्टसूर जो है सूरदास की गलत हो जाएगी। सूरदास की जो थी वो कौन सी थी प्रसिद्ध, सूरदास की जो थी कौन सी प्रसिद्ध थी, वो थी सूरसागर। कौन सी थी, सूरसागर, सूरसागर, ठीक है, इसमें गलत हो जाएगा। चलिए छोड़िए, आगे बात करते हैं। सारनाथ 88वां क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है देखिए, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो किसके, गंगा सोन, ठीक है, यमुना काली, ठीक है, बेतवा चंबल, ये गंगा। तो गंगा और वरुणा, क्या आंसर हो जाएगा, गंगा वरुणा हो जाएगा। ये सारनाथ वही है जहाँ गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया गया था। इसी को क्या हो गया था, धर्म चक्र परावर्तन कहा गया था। क्या कहा गया था, धर्म चक्र परावर्तन कहा गया था। इसका पुराना नाम जो है ऋजिपत्तनम है इसका पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या है, ऋजिपत्तनम है इसका, ठीक है, ये याद रखना। 8-9 क्वेश्चन क्या है, 8-9 क्वेश्चन क्या है, यूपी से इंपॉर्टेंट है। 8-9 अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कितने नगर निगम हैं। तो कितने हैं, 17 है। 17वां नगर निगम कौन सा है, शाहजहांपुर, ठीक है, ये जो है 17वां नगर निगम है, ठीक है। मंडल जो है टोटल वो कितने हैं, मंडल जो है वो टोटल कितने हैं, टोटल मंडल है 18। 18 मंडल जो है वो कौन सा है, आगरा है। कौन सा है, आगरा, अलीगढ़, कौन सा है, अलीगढ़, ठीक है। जिलों की बात करें तो 75 हैं। क्या हैं, जिले 75। अगर आपको सारे क्वेश्चन चाहिए तो ये क्वेश्चन सब जो हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको बताना चाहूँगा। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको हमारी 7 बजे की एक क्लास चलती थी, तो उसमें हमने पूरी यूपी करा दी है, प्ले लिस्ट बनी हुई है उत्तर प्रदेश विशेष करके। उस प्ले लिस्ट पर जाकर पूरी यूपी जो है देख लो, ठीक है। बहुत जल्दी जो हम यूपी के टेस्ट शुरू करने वाले हैं, ठीक है भाई। चलिए 90 क्वेश्चन देखते हैं। 90वां क्वेश्चन क्या है, चलो देखिए, ये है 90वां क्वेश्चन, मिलाने हैं, ठीक है, मिलाने हैं क्वेश्चन। तो अब यह सबसे पहले देखिए, हस्त निर्मित कालीन जो होती है भदोही में। तो देखो चौथे का भी कहाँ पर है, चौथे का भी देखो यहाँ पर है, चौथे का भी एक में मिल रहा है। तो वह केवल इतना याद कर लो। तो पहले का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाल हैगिंग जो है पहले का सी हो जाएगा, गाजीपुर, ठीक है। हस्त निर्मित दरियाँ जो है वो कहाँ आ जाएंगी, मिर्ज़ापुर में आ जाएंगी। कैंची जो है वो कहाँ पर आ जाएगी, मेरठ में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ गई, बॉल हैगिंग, ये कहाँ पर आ जाएगी, मिर्ज़ापुर, सॉरी गाजीपुर, कहाँ हो जाएगी, गाजीपुर, ठीक है। इसके बाद में दरियाँ जो है वो कहाँ पर आ जाएंगी, मिर्ज़ापुर। उसके बाद में कैंची कहाँ आ जाएगी, मेरठ में, ठीक है। और कालीन जो हो जाएगी कहाँ पर आ जाएगी, भदोही में, ठीक है भैया, भदोही। 91वां क्वेश्चन क्या है, 91वां क्वेश्चन मोस्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग अंतरित गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नेडा का विकास किया था। तो कहाँ पर किया गया था, मई 1993, अप्रैल 1983, जनवरी, तो क्या हो जाएगा, मई 1993 किया गया था। मई 1993 इंपॉर्टेंट है, मई 1993 इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है भैया, मई 1993। अगर मैं 1993 की बात करूँ तो 1993 मोस्ट है, वो क्या है, अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी इसी को, ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की, ठीक है, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, इतना याद रख लेना, ठीक है। 92वां क्वेश्चन क्या है, 92वां क्वेश्चन है, वर्ष 1909 में आगरा आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। जवाहरलाल नेहरू, रमेश चंद्र दत्त, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। इंपॉर्टेंट है। तो किसने की थी, जल्दी बताओ, मोतीलाल नेहरू ने। और ये मोतीलाल नेहरू वही हैं जिन्होंने, पहला तो 1909 को क्या कहा था, मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, ठीक है। मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन की स्वीकृति मिली थी। फिर मोतीलाल नेहरू की बात करें तो मोतीलाल नेहरू कौन थे, बेटा,
तो मोतीलाल नेहरू जो थे वो कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू के पापा जी, जवाहरलाल नेहरू के पापा जी थे। ठीक है, रही बात ये, इन्होंने 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन के कहने पर। ठीक है, ये भी बात याद रखना है। चलिए 93वां क्वेश्चन क्या है, 93 क्वेश्चन क्या है, उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थर में, ठीक है, बलुआ पत्थर में बड़े भंडार इलाहाबाद और चित्रकूट जिले के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो उत्तर भारत के कांच उद्योग आपूर्ति पारंपरिक स्रोत हैं। बामपुर तोरोहा, शंकरगढ़, बारगढ़, बासर बाण क्या है, खांडेसरा और थारथी और सुल्हापुर और कारबी। तो यहाँ पर बताइए कौन सा, ये मोस्ट है, ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत विकट क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी। इसका शंकरगढ़ जो है वो कहाँ पर है, शंकरगढ़ जो है बेटा इलाहाबाद में, ये कहाँ पर, शंकरगढ़ इलाहाबाद में है, ये कहाँ पर, इलाहाबाद में। बारगढ़ जो है वो कहाँ पर है आपका, चित्रकूट में, ये कहाँ पर है, चित्रकूट में, ये कहाँ पर है, चित्रकूट में। बस इतना ध्यान देना है। नाइन्टी फोर क्या है, हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश के एक सप्ताह चलने वाले एक नल एक पेड़ यानी वन टैप वन ट्री योजना शुरू की। यह योजना निम्न में से किस द्वारा संयुक्त रूप से शामिल की, राज्य जल आपूर्ति विभाग और जल शक्ति नियम, कावेरी और ग्रामीणीय, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग, जल जीवन मिशन और जल शक्ति। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से नमामि गंगे और आपका ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 95वां क्वेश्चन क्या है, चलो 95वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कल इसकी रीजनिंग की क्लास आएगी। ठीक है, हमने रीजनिंग छोड़ दी है इसकी, क्योंकि रीजनिंग के 15 क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से एनालिसिस कराएंगे। हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया गया है। तो पाम स्ट्रीट, अमलतास रोड, ठीक है, पार्क रोड, कैप्टन विजय थापर। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, बी बन जाएगा। क्लियर। इससे अगर हम बात करें 96वां क्वेश्चन क्या है, 96वां क्वेश्चन है आपका वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो 2012-13, 2014-15, 2022-23 और 2021-22। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन बहुत। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, 96 की बात कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा आपका 2012 और 13 में। कब हो जाएगा, 12 और 13 में। 97वां क्वेश्चन और 98, पहला 97वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 क्वेश्चन क्या है, कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्रों के लिए तो वूलन बनाता है। क्या बनाता है, वूलन, ऊनी। ठीक है, कानपुर को उत्तर भारत का क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे पर है, गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, ये भी याद रखना है। ठीक है, कानपुर में जो है अगर हम बात करें तो औद्योगिक राजधानी है हमारी। कैसी है, औद्योगिक राजधानी, जिसे हम कहते हैं उद्योग वाली औद्योगिक राजधानी है। ठीक है, ये 3-4 बातें जो हैं यहाँ याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश ने IT, टेक्सटाइल, वस्त्र, हस्तशिल्प, गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पूरा करने के लिए राज्य के कितने सेज मंजूरी दी है। तो सेज का मतलब जो होता है वो क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमी जोन। ठीक है, ये होता है। तो इसमें कितने हैं, 11 हैं, 21 हैं, 31 हैं, 30 हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, कई बार। ठीक है, तो ये कितने हैं आपके, 31। और पहला जो है वो कौन सा है, नोएडा। पहला कौन सा है, नोएडा है, सबसे बड़ा भी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, आ गया 99वां क्वेश्चन। लखनऊ में स्थित रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है। तो आपकी 60 मीटर, 60 फीट, 90 मीटर, 90 मीटर, तो 90 फीट 90, तो 60 फीट है इसकी। तो क्या है, रूमी दरवाज़ा, बड़ा दरवाजा वो जो है बड़ा इमाम बाड़ा का एंट्री गेट है, यानी प्रवेश द्वार है।
क्या है, प्रवेश द्वार है, याद रखना है। क्या है ये और कहाँ पर है ये लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में। ठीक है, तो बड़ा इमामबाड़ा, बड़ा और छोटा दोनों ही जो हैं, दोनों ही कहाँ पर हैं, ये लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ की अगर बात करते हैं तो लखनऊ राजधानी है, लखनऊ में विष अनुसंधान है। ठीक है, लखनऊ में वनस्पति अनुसंधान है, वनस्पति अनुसंधान है। लखनऊ में आपका अगर हम बात करें तो आपका औषधि अनुसंधान है। ये तीनों जो हैं आपके इम्पोर्टेंट हैं यहाँ से। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें तो आगे और अंतिम क्वेश्चन जो है, लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय, तो देखो बाल संग्रहालय यहाँ पे है। ठीक है, चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 75, 78, 70 और 57 में। तो आंसर है 57, 1957 में। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, केवल रीजनिंग को छोड़कर हमने टोटल जो है ये सोल्व करा दिया है। ठीक है, ये टोटल हमने जो है सोल्व करा दिया है, और कल जो है इसकी रीजनिंग क्लास लगेंगे। इस तरीके का पेपर आया तो आपका सेफ स्कोर जो हो सकता है, मैं मानता हूँ कि आपका 55-60 जो है, 60 आपका सेफ स्कोर है। 60 भी अगर आपने कर दिया तो बहुत सेफ स्कोर है, क्योंकि इस बार पेपर तो टफ आना ही है, पेपर तो टफ आने लगे हैं। सबको पता चल चुका है कि भाई घर घर बड़ा बड़ा टीचर आ चुका है। पहले टीचरों के पास जाते थे, अब टीचर खुद घर आ जाते हैं यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं अपनी ऐसी क्लास पर। अगर हाँ आप जूनियर स्टैंड से जुड़े हो और चाहते हो हिंदी पढ़ना, तो डेली जो है हिंदी हमारी 10 बजे क्लास आती है, और 2 बजे जो है हमारा उसका हिंदी का प्रैक्टिस सेट आता है। ठीक है, और रात में अगर कोई आरपीएफ के लिए या कि पुलिस के लिए अगर मैथ पढ़ना चाहता है तो 8 बजे से जो है हमारी मैथ की क्लास भी आती है। ठीक है, तो यही हमारी अभी क्लास चल रही है। साथ ही साथ जो है जीएस की क्लास का भी अनाउंस करने वाले हैं, और रीजनिंग की क्लास का भी हम अनाउंस करने वाले हैं। बहुत जल्द जो है हम ये क्लासें भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।